तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है वो आपके पास कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ये हम लोगों को मिला एक्चुअल में, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। अब हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले तो ऐसा नहीं होता कि दो ही टाइप की सिमेट्री होती है कि सेंटर से देखा जाए सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा भी बहुत सी सिमेट्रीज होती है, जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो मैं आपको इस टॉपिक में आगे बताऊंगा। आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ये। साथ में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर और भी बहुत सी सिमेट्री होती है जो हमारे लिए काम का नहीं है, मतलब हमारे लिए मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब कि ना वो पूछा जाता है और भी सिमेट्री और ना ही उसका कोई यूज़ है। तो इसलिए हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों का फोकस जे या नीट, हम लोगों का फोकस सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना नहीं है। तो जे और नीट के सिलेबस के लिए वैसे ये दोनों सिमेट्री बहुत होता है। इवन सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बहुत लोगों ने बताते हैं, बहुत लोग सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री बताते हैं, पर मैंने आपको दोनों बताया है। और साथ में मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है जेई में। नीट में तो पूछने के चांसेस कम है, पर जेई में वो भी पूछा जा सकता है। वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करूंगा। तो पहले देखो दो टर्म समझते हैं। एक टर्म होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो देखो ये जो सिमेट्री हम लोग कह रहे थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल इस तरीके के 23 क्या होते हैं आपके पास सिमेट्री होते हैं। तो टोटल कितने सिमेट्री होते हैं? 23। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे करीब करीब 23 सिमेट्रीज हमको मिलते हैं मॉलिक्यूल में। अगर किसी मॉलिक्यूल में सारी सिमेट्री एब्सेंट हो जाए तो वो कहलाता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो इफ all 23 types of symmetry are absent in a molecule, it is known as asymmetric molecule। तो वो आपका कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। फिर एक सेकंड वर्ड लिखते हैं डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बहुत लोग पढ़ाते हैं ये टॉपिक और उन लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस। उनको लगता है एक ही वर्ड है। एक्चुअल में दोनों एक वर्ड अगर होते तो दो अलग अलग वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम एक ही वर्ड लिख देते हैं। इवन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि ये दो अलग अलग वर्ड है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अब डाइसिमेट्री क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, सिर्फ ये दोनों सिमेट्री, वो कहलाता है डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो इसमें नीचे लिखो इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट इन अ मॉलिक्यूल देन दैट मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो पहले टर्म सीख लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का फोकस है ऑप्टिकल आइसोमर में। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वही होता है जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो वो कैसा मॉलिक्यूल होगा? डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ये एक सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल नेचर निकालने के लिए। मतलब अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब देखो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, देखो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में सारी तरीके की सिमेट्री है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब बहुत से होते हैं जो भी कोई भी मतलब प्रेजेंट नहीं है। तो जब दो एब्सेंट होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो जब सारे एब्सेंट होंगे तो वो ऑटोमेटिक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन, फाइंड द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या फाइंड द डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो इसलिए लोगों को लगता है कि दोनों एक ही टर्म है, पर ऐसा नहीं है। तो सारे के सारे एक्चुअल में
जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो सारे के सारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइसिमेट्रिक बाय डिफॉल्ट होंगे, क्योंकि एसिमेट्रिक में तो सब एब्सेंट है, मतलब सारे के सारे एब्सेंट है, तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट होगा ही होगा, तो डाइसिमेट्रिक होगा। पर सारे डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं होते, मतलब यहाँ पे दो एब्सेंट है, हो सकता है कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो एसिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो एसिमेट्रिक में सारे सिमेट्री एब्सेंट होते हैं और डाइसिमेट्रिक में दो। ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमारा जो टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर, उसके लिए दो ही सिमेट्री सफिशिएंट होती है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव molecule plane of symmetry and center of symmetry must be absent above the two condition, ये जो दोनों लिखवाया है plane of symmetry and center of symmetry, above the two condition are sufficient condition to find the optical nature of molecule। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखो all disymmetric molecule and asymmetric molecule आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो सारे के सारे डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑल्सो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, बट ऑल डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर नॉट एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो सारे के सारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल डायसिमेट्रिक बाय डिफॉल्ट होते हैं, पर सारे के सारे डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपके पास नहीं होते हैं। अब हम लोग देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एसिमेट्रिक एंड डायसिमेट्रिक। ठीक है, अब इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग टर्म आने जा रहा है, जो लोगों को सुन के और पढ़ के बहुत मजा आता है, और लोगों को कई बार ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब यही लगता है, मतलब जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर जो लोग कम पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग इसी को समझ लेते हैं यही ऑप्टिकल आइसोमर की पहचान है। ये क्या है, कायरल कार्बन। कई लोग इसको कायरल कार्बन पढ़ते हैं, कई लोग इसको चायरल कार्बन पढ़ते हैं। आपको जो पढ़ना जो पढ़ लो, चायरल कार्बन कायरल कार्बन जो आपका मन करे। ठीक है, आपको जो मजा आ रहा है, चायरल पढ़ लो कायरल पढ़ लो। ठीक है, कायरल कार्बन होता क्या है, अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, पहले देखो ध्यान से समझना, कई बार लोग sp2 पूछने लगते हैं, भाई पहले से जब बोल दिया sp3 का मतलब कि कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसकी जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग है, मीन्स चारों पे जो एटम प्लेस्ड है या ग्रुप ऑफ एटम जो प्लेस है वो अलग अलग है, तो वो कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। नीचे लिखो इसमें। ठीक है, लिखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज कायरल कार्बन। तो अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उसने 4 अलग अलग एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डिंग किया है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा कायरल कार्बन। ठीक है, इसको समझते हैं। और इवन जो मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं वो तो यही पढ़ा देते हैं, उनको भी यही लगता है कि यही आपका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर है। वो एसिमेट्रिक डायसिमेट्रिक प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं करते हैं, बस यही पे वो मस्त रहते हैं, मतलब उनको लगता है बस यही आपका ऑप्टिकल आइसोमर है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। पहले ये समझते थे कोई क्या कहना क्या चाह रहा है। हाइड्रोजन CH3 क्लोरीन फ्लोरीन, तो इस कार्बन की देखो चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो ये कैसा कार्बन है, कायरल। कायरल कार्बन को दिखाने के लिए आप स्टार का यूज करोगे, तो स्टार क्या होता है, स्टार क्या होगा, टू रिप्रेजेंट कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्टार का यूज करोगे। ठीक है, एक सेकेंड ये देखते हैं,
देखो इस वाले कार्बन में चारों वैलेंसी अलग अलग, मैंने बोला कि डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम। देखो हाइड्रोजन अलग है, ड्यूटेरियम अलग है, ये CH3 है भाई, और ये CH2 CH3 है, तो ग्रुप ऑफ एटम भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी कायरल है, ठीक है, तो ये भी आपके पास कायरल होगा। तो ये सब आपके पास कैसे कायरल कार्बन, ठीक है। तो हम लोग अब कायरल कार्बन को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आप लोगों को ढेर सारे मॉलिक्यूल दूंगा, उसमें आपको सब में कायरल कार्बन को फाइंड करना है। कायरल कार्बन जो अभी आपको दिखाई देगा उसमें स्टार से मार्क करना। खुद से इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, फिर मेरे आंसर से मतलब मैच करना, ठीक है। तो इसमें नीचे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो मैं जो भी मॉलिक्यूल देने जा रहा हूँ उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्या बताना है, कायरल कार्बन कितने हैं। डी फॉर ड्यूटेरियम। ऐसे बड़े मॉलिक्यूल आपको मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, और जेई में, नीट में स्पेशली, और आपको पूछ ले बताओ कितने कायरल कार्बन है। ठीक है, इतने केसेस को हम लोग करते हैं कायरल कार्बन को समझने के लिए। बस अभी कायरल कार्बन निकालना है कि कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। कायरल कार्बन की पहचान sp3 होना चाहिए कार्बन, और उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लू मार्कर का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये वाला कार्बन देखो कायरल है, इधर H, इधर CH3, ये CH2 CH3, और इधर चौथा ये आपका अलग है, ठीक है। इसको देखो H अलग है, OH अलग है, इधर वाली चेन देखो अलग, इधर वाली चेन अलग, इधर वाली चेन अलग है। मतलब कि हर साइड आपको देखना है कि दोनों साइड मतलब हर साइड वो अलग अलग है कि नहीं। इस साइड जैसे इधर देखो CH और क्लोरीन है, इधर देखो CH और CH2 CH3, ये चेन अलग, ये चेन अलग, OH अलग, H अलग, तो ये कायरल और ये भी कायरल। तो टोटल यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, 3। तो इस तरीके से करना है। तो देखो जैसे ये है यहाँ पे, देखो ये चेन अलग जा रहा है, ठीक है, अलग है, ये अलग लंबी चेन है, ये चेन अलग है, ये तो CH3 होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। अरे भाई हाइड्रोजन को भूलो मत, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, तो हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कायरल। हाइड्रोजन को कंसिडर करना है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ऐसे ध्यान से करना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी भाई सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन अलग है, ड्यूटेरियम अलग है, इधर वाली चेन अलग है, इधर वाली चेन में देखो डबल बॉन्ड है, तो ये भी होगा, ठीक है। देखो ये जब डबल बॉन्ड आ गया तो ये कार्बन हो गया sp2। sp2 मतलब कि कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, कायरल कार्बन के लिए sp3 होना जरूरी है। कायरल कार्बन के लिए
sp कायरल कार्बन के लिए sp3 कार्बन चाहिए, ये तो sp2, ये हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, इसमें आते हैं, ये भी है, ये भी है। ठीक है, और इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, इधर क्या है CH2, ध्यान से इधर देखो CH2, इधर क्या है CH, अरे एक हाइड्रोजन होगा और साथ में क्लोरीन, इधर अलग है CH2, इधर अलग है CH और क्लोरीन भी है, और इधर ये अलग है सिर्फ CH है, तो ये अलग है। मतलब देखो मैंने कहा था एटम या ग्रुप ऑफ एटम, आपको आगे तक देखना है, कुछ भी अलग मिल जाए तो वो अलग अलग काउंट होगा। ये सीरीज अलग चल रही है, अलग है, ये सीरीज अलग, यहाँ पे क्लोरीन है, और ये सीरीज में भी हाइड्रोजन है वो अलग है, तो इसलिए ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो टोटल इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, सब में वैलेंसी अलग अलग है। ठीक है, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल, और ये भी कायरल, ये भी और ये भी। ठीक है, देखो इसमें ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ऊपर अलग, देखो यहाँ पे भी आने के बाद देखो ये अलग अलग चल रहा है, पूरा देखो पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, जो ऊपर जाने पे अलग सीरीज चालू हो रही है, नीचे आने पे अलग सीरीज चालू हो रही है, तो इसलिए कायरल, और इसमें भी देखो इधर अलग है, इधर अलग है, नीचे अलग, तो ये भी कायरल, ये भी देखो इधर अलग, ये इधर, मतलब आपको अगर समझ लो कोई बाईसाइकिलों का कोई ऐसा पॉइंट दिखाई दे तो वो मोस्टली कायरल होता है, मोस्टली होता है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज, पर उसको ध्यान देना, वो नॉर्मली कायरल ही होते हैं, लोग उसको नॉर्मली ध्यान नहीं देते, पर वो नॉर्मली कायरल होते हैं। तो ये 1 देखो, ये अलग, नीचे अलग। ठीक है, तो इसमें सब कायरल है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितने कायरल है 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जेईई मेन में या नीट में देखने को मिल सकता है, ये स्पेशली जेईई मेन और नीट के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो यहां पे आते हैं, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी कायरल होगा, ये इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, तो ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल। देखो इसमें इधर अलग सीरीज, इधर अलग, इधर अलग, मतलब ये भी कायरल। ठीक है, देखो बीच वाला नहीं हो सकता क्योंकि वो sp2 है, sp2 तो हो ही नहीं सकता, तो चलो इन दोनों से मुक्ति मिली, ये दोनों हो ही नहीं सकते। इसमें इधर अलग, इधर अलग, पर अलग, तो ये भी है, इसमें इधर अलग, इधर अलग और इधर अलग, तो ये भी है। ठीक है, मेरे हिसाब से यही है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये है, देखो जहाँ पे 2 हाइड्रो, जैसे इन सब पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे, चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, तो ये है, यहाँ पे sp2 नहीं हो सकता, ये है, ये भी है, देखो कोई ना कोई मिस हो रहा था, मैं कह रहा था ये इधर, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये है, ये पूरे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 और 13, तो इसका आंसर क्या आएगा 13। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करना होता है, और ध्यान रखना है कि ऐसे में ये जो ब्रिज वाले जो होते हैं नॉर्मली वो कायरल कार्बन होते ही हैं नॉर्मली। कुछ अलग केस हो जाए तो अलग, मतलब अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मली वो कायरल कार्बन होते ही है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो है क्या कि काफ़ी लोग ऑप्टिकल आइसोमर जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ कायरल कार्बन ही बोलते हैं कि भाई कायरल कार्बन ढूंढ लो और वही ऑप्टिकल आइसोमर हो जाता है, पर ये बातें सही नहीं है। मैं आप लोगों को आगे चल के इस टॉपिक में ऐसे केसेस भी कराऊंगा जहां पे कायरल कार्बन नहीं होगा फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, करेंगे आगे करेंगे, मतलब कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऐसे केसेस भी कराऊंगा जहां पे कायरल कार्बन होगा फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो हम लोग कायरल कार्बन के रिगार्डिंग 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कायरल कार्बन। 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बहुत हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, लिखो इफ अ मॉलिक्यूल हैव only one chiral carbon, then that molecule is always optically active। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हमेशा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, देखो इफ मॉलिक्यूल हैव 2 or more chiral carbon, then molecule may be or may not be optically active। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट भी, ठीक है। तो अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है तब कुछ नहीं कह सकते, मतलब अगर 1 है तो कन्फर्म है। मतलब आप ये ध्यान रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर 2 या 2 से ज़्यादा के केस में ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, आगे हर चीज़ को करेंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट लिखो अ मॉलिक्यूल कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव इवन विदाउट कायरल कार्बन। तो एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है इवन विदाउट कायरल कार्बन। इसके भी एग्जांपल मैं आपको आगे कराऊंगा, जब सही टाइम आएगा तो हर चीज़ के एग्जांपल हम लोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक कायरल कार्बन है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर 1 से ज़्यादा है तो हो भी सकता है ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं भी हो सकता, और अगर 1 भी नहीं है मतलब 0 है तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल का ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन एक मस्ट कंडीशन नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इवन विदाउट कायरल कार्बन। बस वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। एक बार और लिख लो, नीचे नोट करके लिखो इट मीन्स दैट कायरल कार्बन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब नीचे 2-3 वर्ड लिख लो, इसमें ऐसे लिख लो, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, तो लिख लो एक कायरल कार्बन। तो भाई जहाँ पे उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं हो सकती, हो सकता है कि मतलब 3 तरीके के मतलब जो कायरल नहीं होता, मतलब कायरल के केस में चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, और अगर चारों वैलेंसी अलग अलग है तो वो कहलाता है एक कायरल कार्बन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और लिखो और करके, और कार्बन विदाउट 4 डिफरेंट वैलेंसीज इज नोन एज ए कायरल कार्बन, ठीक है। विदाउट 4 डिफरेंट वैलेंसीज, तो जहाँ पे चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं होती, इवन इसमें आपका sp2 वाला भी काउंट कर लिया जाता है, मतलब मैंने इसलिए और करके लिखवाया, मतलब बल्कि इसमें आप sp3 काटना चाहो तो काट सकते हो इसमें, तो आप इसको कट करना चाहो तो कट कर लो, बस इसमें लिख लो कार्बन विदाउट 4 डिफरेंट वैलेंसीज इज नोन एज ए कायरल कार्बन, ठीक है। तो जहाँ पे चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं होती है, मतलब हो सकता है इसमें 2 वैलेंसी सेम हो, 3 वैलेंसी सेम हो, तो वो कहलाता है आपके पास ए कायरल कार्बन, ठीक है।
अब देखो इसमें एक दो वर्ड और लिख लो। एक टर्म होता है chiral मॉलिक्यूल, तो इसमें नीचे लिखो लिखो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज chiral मॉलिक्यूल। chiral मॉलिक्यूल का मतलब क्या? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, देखो पहले chiral कार्बन लिखवाया था, ये chiral मॉलिक्यूल है। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज chiral मॉलिक्यूल। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो लिखो ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर chiral मॉलिक्यूल। ठीक है, और नीचे एक वर्ड और लिख लो फिर, ए chiral मॉलिक्यूल। तो लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज ए chiral मॉलिक्यूल। ठीक है, तो chiral कार्बन का मतलब होता है चारों वैलेंसी चेक करना है, और chiral मॉलिक्यूल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सीखेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में किया था। पहले नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं, फिर हम लोग इसके जो अलग अलग केसेस है वो एक एक करके कवर करते हैं। तो पहले चलो नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। तो नीचे लिखते हैं इसमें, और नॉमेनक्लेचर पे जेईई एडवांस में 2020 में ये क्वेश्चन आया था। और मैं आपको आइसोमेरिज्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ज़्यादा मतलब कि बड़ा टॉपिक नहीं है, एक मीडियम लेवल का टॉपिक है ये, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मीडियम लेवल का टॉपिक है, ना बहुत इजी है ना बहुत डिफिकल्ट, एक मीडियम लेवल का टॉपिक है। और जेईई एडवांस में, मैं एडवांस की बात करता हूँ, पिछले 6 सालों से इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मतलब 2014 या 13 के बाद इसमें क्वेश्चन नहीं आए थे, सीधा भी 2020 में आया। तो पिछले 5-6 सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो बच्चों को लग रहा था कि अब क्वेश्चन इससे शायद ना आए या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो जेईई एडवांस में 2020 में इससे 3 क्वेश्चन आए, 3, और तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। तो मतलब अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा होगा या मतलब पढ़ के गया होगा, तो उससे तीनों के तीनों क्वेश्चन बन गए होंगे। तो ऐसा होता है जेईई एडवांस में। तो जेईई एडवांस में क्या होता है, कभी उनको कोई टॉपिक पसंद आ जाता है तो उससे 2, 3, 4 क्वेश्चन दे देते हैं। कभी कभी उससे टॉपिक से कई साल, 5 साल, 10 साल तक क्वेश्चन नहीं आता। और ऐसा भी नहीं था कि जो क्वेश्चन था बहुत डिफिकल्ट था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप 100% राइट करते। जबकि इस बार का एडवांस का पेपर 2020 का काफ़ी डिफिकल्ट आया था, पर उसमें भी इसके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी सिंपल थे। पर ये कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 100% सही करोगे। तो जैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, और उस पर भी क्वेश्चन इस बार जेईई एडवांस में आया था, तो हम लोग वही करते हैं कि आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ठीक है, तो हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर में कई सिस्टम सीखेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं आपका IUPAC वाला। तो इसमें आप लोग लिखो, इसमें RS नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हम लोग पहले फिशर प्रोजेक्शन के एग्जांपल लेंगे, बाद में वेस्ट डैश के भी 1-2 एग्जांपल कर लेंगे। मेनली फिशर प्रोजेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब क्वेश्चन भी आपको बुक में हर जगह वैसे दिखाई देंगे, और जो क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं वो भी वैसे ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। अभी अरे वो जो बताए थे ना जीसस क्राइस्ट लास्ट टर्न पे, जहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वही प्लस वाला साइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, प्लस वाले लाइन में क्या होगा आपके पास, वही एक जो वर्टिकल लाइन होगा वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो टुवर्ड द व्यूअर होता है। बस वही आपको प्लस का सिंबल बनाना है ये। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है आपके पास। तो इसमें देखो है क्या, आप जो भी एटम होंगे या फिर जो ग्रुप्स ऑफ एटम होंगे उनकी नंबरिंग करोगे। तो इसमें नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर डन DONE are done on the basis of atomic mass और molecular mass। नंबरिंग जो करेंगे उसका जो रूल है वो वही है जो आप लोगों ने किया था E and Z के लिए, पता ही होगा, जो मैंने बताया था कि मास को कंपेयर 1 by 1 करना, वही सेम रूल है। ठीक है, तो नंबरिंग ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम करोगे वही मास के अकॉर्डिंग 1 by 1, जो आपने E and Z के लिए किया था, पूरा का पूरा सेम है, इसमें कुछ भी नहीं लिखवा रहा। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, देखो R का मतलब होता है रेक्टर, जिसका मतलब होगा क्लॉकवाइज। S का मतलब होता है
सिनिस्टर, जिसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो करना क्या है, पहली बात देखो इसमें वैलेंसी चारों अलग अलग होगी। ठीक है, तो जिसकी मतलब प्रेफरेंस है, जिसका वेटेज लीस्ट होगा उसको वर्टिकल लाइन में रखना है, मतलब कि लीस्ट नंबर एटम, या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लीस्ट नंबर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, इसको मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड एट वर्टिकल लाइन। ठीक है, पहले वर्टिकल लाइन में रखेंगे, सेकेंडली ये समझेंगे अगर वर्टिकल लाइन में नहीं रखा तो क्या करेंगे। ठीक है, फिर इसमें सेकेंड लिखते हैं, आपको 1 से जाना है 2 और 2 से जाना है 3। सीक्वेंस ध्यान रखना है 1 से 2 और 2 से 3। ठीक है, ये जाना है। अगर ये जाते वक्त आपका क्लॉकवाइज बनता है, ध्यान रखना 1 के बाद 2 आना चाहिए, उसके बाद 3। 4 आएगा चलेगा पर 3 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज बनेगा तो ये अगर R कहलाएगा, और अगर आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ये S कहलाएगा। ठीक है, समझते देखो, तो वही क्रॉस का सिंबल बनाना है, पॉजिटिव का सिंबल क्रॉस, तो क्या होगा CH3 हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, आराम से देखो समझते हैं। नंबरिंग करेंगे जो E एंड जेड में बताए तो उसके अकॉर्डिंग, तो क्लोरीन को पता ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो क्लोरीन को क्या दो 1, फ्लोरीन को 2, इसको 3 एंड हाइड्रोजन 4। ठीक है, 1 से 2 होते हुए 3 को जाना है और 4 वाला वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, लीस्ट वाला। तो देखो ये जो 4 है जो लीस्ट है। ठीक है, जो लीस्ट आपके पास मतलब लीस्ट मतलब नंबर एटम, वही लिस्ट मतलब कि जिसका नंबर मतलब वेटेज, मतलब कि जिसका प्रेफरेंस, मतलब समझ लो प्रेफरेंस या फिर जिसका वेटेज है, तो जिसका लीस्ट प्रेफरेंस है, जिसका लीस्ट वेटेज है, जैसे इसका है 4, तो ये वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। कहना ये चाह रहा है कि लीस्ट वाला वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, तो ये वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। बाकी फिर 1 से 2 होते हुए 3 आना, ये बात ध्यान रखना है कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। मतलब ये 4 है वर्टिकल लाइन में, इसको भूल जाओ, बस क्या करना है 4 वाला वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, हो गया। ऊपर भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको ध्यान नहीं मत दो। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 से 2 होते हुए 3। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, ये आपको पता होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये आपके पास आएगा S। बस हो गया, ऐसे करना है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, आयोडीन 1, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3 और फ्लोरीन 4। ठीक है, लीस्ट वाला फ्लोरीन वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, नीचे चलेगा कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कोई भी चलेगा। तो देखो 1 के बाद पहली बात देखो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अगर आप ऊपर से चले गए तो 1 के बाद 3 आ गया। ठीक है, 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, 2 के बाद ही 3 आना चाहिए, ये रूल को ध्यान रखना, पहले 1 फिर 2 फिर 3। ऊपर से जाने पे पहले भाई 3 आ गया, गलत गलत गलत, ये करना ही नहीं है। लिस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे इसको भूल जाओ। ठीक है, तो पहले 1 के बाद आएगा 2 और फिर 2 के बाद आएगा 3, तो ये ध्यान रखना 1 के बाद फिर 2 फिर 2 के बाद 3, तो ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ रहा है S। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों का भी मास अलग अलग है, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, तो आपके पास S। ठीक है, बस होगी, इसी तरीके से आपको नेमिंग करनी है। अब कुछ बातें और समझ लेते हैं। अगर बाई चांस जिसका प्रेफरेंस लिस्ट है अगर वो वर्टिकल लाइन में नहीं रहा, तब क्या करेंगे, तब कुछ मत करना, जो भी रिजल्ट आएगा उसका उल्टा कर देना। तो उसमें नीचे लिखो इफ लीस्ट प्रेफरेंस एटम
or group of atom is not present in vertical line, that is it is present on horizontal line, in that case reverse the result. तो उसमें रिजल्ट को क्या बोल रहा है, रिवर्स कर दो, इन दैट केस रिवर्स द रिजल्ट। तो बस इतना ही करना है। जैसे कैसे, मतलब देखो कैसे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, कोई बात नहीं, पहले करते। देखो 1 से 2 होते हुए 3, तो ये क्या दिख रहा है S, अरे 1 से 2 होते हुए 3 जा रहे हैं, 1 से 2 होते हुए 3 गए तो S आ रहा है, पर लीस्ट वाला कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो बोला रिजल्ट को रिवर्स कर दो, तो S नहीं, इसका आंसर है R। तो अगर लीस्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो आंसर को रिवर्स कर देना, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इसमें R एंड S निकालो। एक से ज्यादा कार्बन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन है। ठीक है, तो इन चारों केसेस को देखो करते हैं। सबसे पहले ये पहला वाला देखो, ये 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3, ठीक है, 1 और ये 4, तो 1 से 2 होते हुए 3 जाना था, ठीक है, 1 से 2 होते हुए 3, और ये हॉरिजॉन्टल में, सॉरी ये वर्टिकल लाइन में ये, तो ये इसका आंसर आएगा R, ठीक है। तो आप लोग पहले खुद से सब कुछ ट्राई कर लो, अगर लिस्ट वाला वर्टिकल लाइन में है तो सेम रिजल्ट, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो रिजल्ट को रिवर्स कर देना। तो पहले वाले का आंसर तो आपके पास आ गया R, ठीक है। देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है, तो दोनों को आपको अलग अलग ध्यान से देखना है। देखो दोनों कायरल है, देखो R एंड S सिस्टम तभी अप्लाई होगा, पहली बात समझो, R एंड S वाला सिस्टम तभी अप्लाई होगा जब कार्बन कायरल होगा, और जब कार्बन कायरल होगा तो उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दो का नंबर सेम आ जाए, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख लो कि R एंड S सिस्टम इज यूज्ड ओनली फॉर कायरल कार्बन। तो जब चारों वैलेंसी अलग अलग है तो इसमें दो कोई सेम हो ही नहीं सकते, इसलिए चारों का नंबर हमेशा अलग अलग मिलेगा। अब देखो यहाँ पे करके देखते क्या होगा। देखो फ्लोरीन को 1, ठीक है, फ्लोरीन 1, देखो ये भी कार्बन है और इसमें ये भी कार्बन है, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो ये कार्बन है, हम लोग इस वाले पे पहले करें। देखो दोनों को अलग अलग आराम से करना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, आराम से। इस वाले में ये फ्लोरीन 1, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, पर नीचे कार्बन के आगे OH भी लगा, यहाँ पे कार्बन के आगे कार्बन लगा, पर यहाँ पे कार्बन के आगे सिर्फ CH3। तो E एंड Z में जैसा बताया था, तो इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा 2, इसको 3 और इसको 4। तो इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा तो 2 और ये 3, तो 1 से 2 होते हुए 3 आना है, मतलब 1 से आना है 2 और 2 से आना है 3। तो ये कैसा दिख रहा है, ये आपके पास दिख रहा है S एंटी क्लॉकवाइज, पर ये आपके पास है R। क्यों? क्योंकि लीस्ट वाला कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो देखो नंबरिंग क्या, 1 2 3 और ये 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स S, पर अगर लीस्ट प्रेफरेंस वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो इसकी जगह आपका हो जाएगा R, ठीक है। अब देखो नीचे वाले को चेक करते हैं आराम से। देखो तो देखो नीचे वाले में, मतलब ऊपर वाला S है, ठीक है, तो ये कार्बन S है, तो R एंड S जो होता है वो एक कैरल कार्बन के लिए डिफाइंड होता है। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एक एटम की प्रॉपर्टी होता है, पूरे मॉलिक्यूल की नहीं।
तो वैसे आप आयरन, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल में अगर 2 कायरल कार्बन है तो आप दोनों के लिए आयरन डैश लिखोगे, ठीक है, तो दोनों के लिए लिखना पड़ता है। अब नीचे वाले के लिए करते हैं, तो देखो नीचे वाले में क्या होगा, OH को मिलेगा 1, पहला नंबर मिलेगा। तो कोई इधर CH3 है पर इधर वाला कार्बन के आगे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मिलेगा 2nd, इसको मिलेगा 3rd, इसको मिलेगा 4, तो 1 से 2 होते हुए 3। देखो 1 से इधर वाले को 2 मिलेगा, तो ये 2 से होते हुए 3, तो ये क्या बनना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से ये क्या होगा, S, और फिर से होगा S, और ये वर्टिकल लाइन में तो S का S रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो आप S का R कर दोगे, वर्टिकल लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ऊपर वाला R है, नीचे वाला S, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका इसका R एंड S। तो इस तरीके से आपको सबके आंसर देने हैं। तो इन दोनों को भी एक बार ट्राई कर लो। चलो इसको करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। इसको 1, अरे नाइट्रोजन है ना पहला, फिर इसको 2, इसको 3, इसको 4। नंबरिंग में कोई डाउट आए तो आप E एंड Z वाले में जाके देख सकते हो, भाई सेम है। तो 1 से 2 होते हुए 3, 1, इसको 2 मिलेगा 3, तो ये आपके पास आ रहा है क्लॉकवाइज, दिस विल बी R, ठीक है। अब इसको देखो करते हैं फटाफट। देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है, तीनों का करना है। पहले ऊपर वाले का, तो इसमें ये 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, 1, इसको 2, तो 1 से 2 होते हुए 3, तो ये दिख रहा है आपके पास क्लॉकवाइज, पर ये H का है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो पहले वाले का आंसर है S, ठीक है, पहले वाले का आंसर। अब नीचे वाले पे आते हैं, नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले को देखो, इधर है फ्लोरीन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो फ्लोरीन बाय डिफॉल्ट 1, ठीक है। कार्बन में गौर करो, देखो जहां पे इस कार्बन पे जुड़ा है ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन पे जुड़ा है नाइट्रोजन, तो मैंने बताया था कि पहले पहला एटम देखते हैं, उससे डिसाइड नहीं होगा तो आपको अगला वाला एटम देखना है। तो देखो इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ा ऑक्सीजन, इस वाले मतलब सॉरी इस वाले कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, और इस वाले कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको प्रिफर करेंगे। सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हैं, तो पहले इसको 1, ठीक है, फिर आपके पास इसको 2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये 2, ये 3, और आपके पास ये 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, मतलब 1, फिर ये 2 और ये 3, तो 1 से 2 होते हुए 3, तो और ये कैसे दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ये, तो ये आपको पास दिख रहा है S, तो ये S नहीं होगा, ये होगा R, क्योंकि ये आपका लीस्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो 1 से वो ऊपर वाला 2, तो 2 होते हुए 3, तो ये दिख रहा है S, तो S की जगह ये हो जाएगा R। नीचे वाले को करते हैं, तो ये 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, तो ये तो सीधा सीधा R, और ये मतलब वर्टिकल लाइन में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये S R R। तो इस तरीके से आप R एंड S निकाल सकते हो किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग देखो कुछ एक वर्ड समझते हैं, आपका एक्सचेंज, तो आप लोग हेडिंग लिखो नीचे, एक्सचेंज ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज मतलब कि पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। एक्सचेंज का नीचे मतलब लिख लो, नीचे मतलब लिखो इट मीन्स इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो एक्सचेंज में क्या करते हो आप, पोजीशन ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को इंटरचेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज करना है। अब समझते हैं पहले, यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज होगा, इवन मतलब कि पता ही होगा इवन नंबर, इवन मतलब कि 2, 4, 6, ठीक है। तो अगर आपने इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किया तो जो रिजल्ट पहले था वही रिजल्ट बाद में आएगा, रिजल्ट में चेंज नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा सेम रिजल्ट। देखो क्योंकि दो ही रिजल्ट हो सकता है, आर एंड एस। तो अगर मॉलिक्यूल आर है और आपने इस मॉलिक्यूल में कुछ दो इंटरचेंज कर दिए तो दोबारा वो आर ही आएगा। ठीक है, 2, 4, 6 जितने भी इंटरचेंज करना चाहो कर लो, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो तो सेम रिजल्ट आएगा। और अगर आपने ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज किया है, जैसे 1, 3, 5 कुछ ऐसा मान लो कर दिया है, तो यहां पे क्या होगा, अपोजिट रिजल्ट। समझ में आ रहा है, अपोजिट एंड सेम। इसको पहले समझ लेते हैं। कोई भी एक मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिखा देता, कोई भी एक मॉलिक्यूल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मैंने एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर दिया। ये आपको जितना इंटरचेंज करना चाहो कर सकते हो। देखो इंटरचेंज का मतलब क्या है, पहले इसका आरएनएस निकाल लेते फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यही करते हैं। तो मैंने इसका निकालने का तरीका क्या बताया है कि ये पहले 1 से जाओगे 2 और 2 से जाओगे 3। देखो पहले 1 से जाना है 2 और 2 से आना है 3। ठीक है, तो ये कैसा बनना है, क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, ये कैसा बनना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बनना है, एस। पर अगर मैंने कहा था अगर लीस्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो इसका आंसर होगा आर, मतलब ये मॉलिक्यूल आपके पास आर है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आर है। अब हम लोग इसमें इंटरचेंज करते हैं। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज किया तो रिजल्ट रिवर्स आएगा, इवन नंबर किया तो सेम आएगा। अब आप बोलोगे किसको इंटरचेंज कर सकते, किसी को भी जिसका आपका मन करे। ये मॉलिक्यूल आर है, देखो ये एस तो गलत है, आर हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो इसलिए उसका आंसर आया आर। किसी को भी इंटरचेंज कर दो, किसी को भी कर दो, आंसर अब वो एस आएगा। ऐसी बात है। हाँ देखो मैं कुछ रैंडम कर रहा हूं, आप अपने घर पे नोटबुक में कुछ भी करके देखना, आंसर रिवर्स आएगा। चलो मेरा मन कर रहा है इन दोनों को पलटने का, किसी को भी पलट सकते हो भाई, किसी को भी। मैंने पलट दिया। देखो इंटरचेंज का मतलब ये है कि इसकी जगह ये आएगा, इसके मतलब दोनों की पोजीशन इंटरचेंज। अरे होता ना, जैसे मान लो कि मान लो कि आपका जैसे बस का सीट, उसमें दो लोग बैठे हैं भाई, तो इधर वाला मतलब जो पैसेंजर है वो कहता है मुझे भाई विंडो सीट चाहिए, तो दोनों ने अपने पोजीशन इंटरचेंज कर लिया। वो पैसेंजर उधर आ गया, वो ये पैसेंजर इधर आ गया, तो दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज किया। तो ब्रोमीन इधर और फ्लोरीन इधर, इनमें इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंटरचेंज मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन और फ्लोरीन में इंटरचेंज। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, क्लोरीन, आयोडीन, और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, ये एक इंटरचेंज हुआ, मतलब देखो दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज किया तो एक क्या लगा। ये नहीं कि आप बोलोगे सर तुम, देखो ब्रोमीन की जगह आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन की जगह आ गया ब्रोमीन, मतलब दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज किया, दैट इज वन इंटरचेंज। ठीक है, ये वन इंटरचेंज कहलाएगा। तो अगर आपने एक इंटरचेंज किया मतलब पोजीशन को दोनों के चेंज कर दिया तो रिजल्ट रिवर्स आएगा। वो आर है तो ये एस 100% आएगा। करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, तो एस आ रहा है। और वैसे भी अब ये कहाँ है, वर्टिकल लाइन में, तो एस का ऐसे रहेगा, वो आर ये एस। इवन एक्सचेंज करो, मतलब आप फिर इसको एक्सचेंज, मतलब ऐसा होता है कि आप जब भी एक्सचेंज करते हो रिजल्ट पलट जाता है। मतलब एक बार, मतलब एक एक्सचेंज किया आर का एस, एक्सचेंज किया एस का आर, एक्सचेंज किया आर से एस, एक्सचेंज किया एस से आर, हमेशा पलटेगा। तो आप जब 2 बार एक्सचेंज करते हो तो क्या होता है, आर से एस, एस से आर, दोबारा वही आ जाता है। और आप जब ऑड में करते हो तो रिजल्ट पलट जाता है। आप किसी को भी एक्सचेंज करके देख लो, किसी को भी इसमें एक्सचेंज करके देखो, रिजल्ट पलट जाएगा। आप बोलोगे किसी को, मतलब किसी को भी कर सकते हो, जो आपका मन करे। ब्रोमीन ने एक बार कर लिया, क्या इसको दोबारा कर सकते हैं? हाँ कर सकते। किसी को भी करके देख लो भाई, किसी को भी करके देख लो, मैं आपको सब करके दिखा देता हूं। किसी को भी करके देख लो, रिजल्ट पलट जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, किसी को भी। मैं आपको 2-3 केस करके दिखा देता हूं। ये एस है, किसी को भी इंटरचेंज करेंगे आर ही आएगा, गारंटेड है। ठीक है, मतलब कि 2 एक्सचेंज के बाद हमेशा रिजल्ट सेम आता है। मैं एक काम करता हूँ कि क्लोरीन
और फ्लोरीन को बदल देता हूँ, ये कर लेते हैं। किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी। तो ये क्या आया, फ्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 1 2 3 4। तो ये क्या रहा, देखो 1 से 2, 2 से 3 आर आया। किसी और को बदल के देख लेते हैं, किसी और को। आयोडीन क्लोरीन पिछले बार नहीं बदले थे, पिछले पहली बार ब्रोमीन फ्लोरीन बदला, इस बार आयोडीन क्लोरीन। चलो आयोडीन और क्लोरीन को इंटरचेंज करते तो देखो क्या होगा, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, 1 2 3 4। तो 1 से 2 होते हुए 3, तो ये आपके पास क्या रहा, 1 से 2 होते हुए 3, फिर से आपके पास आर। किसी को भी बदलना चाहो बदल के देख लो, ये आएगा सेम वही आर। तो ध्यान रखना है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो, किसी को भी कर सकते हो, तो हमेशा सेम रिजल्ट आता है। और अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हो तो रिजल्ट बदल जाता है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो कई बार आपको इंटरचेंज करना पड़ता है एग्जाम में, रिएक्शन में कई बार आपको करना पड़ता है। तो अगर किसी, मान लो कि रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट अगर आर दिया है और आप चाहते हो कि वो आर ही रहे, तो उसमें इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दो, किसी को भी कर सकते हो, मतलब तो 2 बार पोजीशन को इंटरचेंज कर देना तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात समझो, देखो ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ठीक है। जब इंटरचेंज करना तो उसी कायरल कार्बन पे करना। मैंने ये नहीं बोला कि भाई पूरे मॉलिक्यूल पे। पता चला, मान लो कि मैं एक एग्जांपल चलो बताता हूँ, चलो इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये 1 से 2 होते हुए 3, तो 1, तो ये क्या आ रहा है, S, ठीक है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1, ये 2, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 से 2 होते हुए 3, तो यार R, ठीक है। जब इंटरचेंज करोगे तो अगर आप इस वाले कार्बन पे 2 बार इंटरचेंज करो, मतलब इन दोनों को आपस में कर दो, फिर इन दोनों को आपस में कर दो, तो रिजल्ट सेम आएगा। अब ऐसा मत करना कि एक इंटरचेंज यहाँ पे, एक इंटरचेंज यहाँ पे, फिर बोलो कि सर पूरे मॉलिक्यूल में 2 इंटरचेंज है तो रिजल्ट सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो इंटरचेंज होता है वो मॉलिक्यूल में नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर कायरल कार्बन पे होता है। तो अगर आप इस कायरल कार्बन पे, इसी कायरल कार्बन पे 2 इंटरचेंज करोगे, मान लो इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये एक, फिर इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, 2, फिर से देखना सेम रिजल्ट आएगा। तो इंटरचेंज एक कायरल कार्बन पे होना चाहिए, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होना चाहिए कि आप एक इसमें कर दो, एक इसमें कर दो, फिर सोचो कि सेम रिजल्ट आए। दैट इज नॉट पॉसिबल, इवन दोनों का रिजल्ट फिर उल्टा आएगा। तो इसमें नीचे लिखो इंटरचेंज टेक प्लेस at one particular chiral carbon. This interchange rule is not applicable on complete molecule. For a complete molecule, every chiral carbon is considered different. तो आपको हर कायरल कार्बन को डिफरेंट कंसीडर करना है कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये S का S रहे तो इस कायरल कार्बन पे 2 इंटरचेंज करना, और अगर आप चाहते हो कि ये R का R रहे तो इसमें भी 2 4 6 इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करना। अगर आपने पूरे मॉलिक्यूल में कर दिया तो एक एक कर दिया तो दोनों के रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। तो वो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी नहीं, ध्यान रखना, वो हर एक कायरल कार्बन का अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं वेज एंड डैश के लिए। देखो फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है अवे फ्रॉम द वीवर, ठीक है, वीवर से अवे। और वेज डैश में क्या होता है, डैश पोजीशन रिप्रेजेंट करता है अवे फ्रॉम द वीवर। तो फिशर प्रोजेक्शन में लीस्ट वाला कहाँ होना चाहिए था, वर्टिकल लाइन में, तो इसलिए जहाँ पे लीस्ट वाला होना चाहिए डैश पोजीशन पे, नहीं है
तो इसीलिए अभी एक्सचेंज पढ़ा है, एक्सचेंज एक्शन में इसीलिए पढ़ा है, तो उसको एक्सचेंज करके लेके जाओ। तो इसमें नीचे लिखो इसमें लिखो इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द अवे फ्रॉम वीवर। सो नहीं, in case of Fisher projection, vertical line represent away from the weaver, and in this least priority atom or molecule is present at vertical line. So in case of wedge dash representation, least priority group must be present at dash position, that is at away from the weaver. तो वेज डैश में ध्यान रखना है कि जिसका प्रियोरिटी लीस्ट है वो आपका अवे फ्रॉम द वीवर होना चाहिए, वो डैश पोजीशन पे ही होना चाहिए, अवे फ्रॉम द वीवर ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है, नहीं होगा तो आपको करना है, ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट प्रियोरिटी वाला जो ग्रुप होता है उसको अवे फ्रॉम द वीवर ही रखना होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो समझते आगे। इसका हमें मान लेते नंबरिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, तो 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ, भाई सेम रूल, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है, और लीस्ट प्रायोरिटी वाला डैश पोजीशन पे, तो सीधा सीधा ये R। डैश पोजीशन पे नहीं होगा तो डैश पोजीशन पे लेके जाओ। ठीक है, देखो डैश पोजीशन पे नहीं है तो डैश पोजीशन पे लेके जाओ, और जैसा मैंने बताया कि इवन एक्सचेंज करने के बाद सेम आता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो ये तो पहला एक्सचेंज कहलाएगा, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो अगर मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन को आपस में एक्सचेंज किया तो इधर आ जाएगा फ्लोरीन, इधर आएगा क्लोरीन। ये क्या होगा, ये आपके पास कहलाएगा फर्स्ट इंटरचेंज, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ये आपके पास कहलाएगा फर्स्ट इंटरचेंज, ठीक है। एक से रिजल्ट रिवर्स आता है। तो एक काम करते हैं, फिर साथ के साथ इनको भी पलट देते हैं, ये आपके पास आएगा 2, ठीक है। दोनों को एक साथ पलट देते हैं, तो एक साथ दोनों को पलट दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इवन एक्सचेंज से रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। ये होगा इंटरचेंज किया तो वहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन। तो अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4, तो 1 से 2 होते हुए 3, तो ये आपके पास आ रहा है S, और ये तो एंटी क्लॉकवाइज बनना है तो आपके पास आएगा S, तो ये S होगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना लिस्ट वाला हमेशा डैश पोजीशन पे लाना है, नहीं है तो 2 इंटरचेंज करो, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। सेफ साइड, मतलब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, अगर वेस्ट डैश आता है तो सेफ साइड लिस्ट प्रायोरिटी वालों को डैश पोजीशन पे लेके जाओ, और फिर देख लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया एक्चुअल में R&S नॉमेनक्लेचर। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि कुछ नए नए टर्म्स सीखेंगे, और साथ में एक और नॉमेनक्लेचर होता है D&L, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है।